नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ममता बनर्जी के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हुई है सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में। 2 जून को इन्होंने एक बयान दिया था और बड़ा सनसनीखेज बयान दिया था। नाम तो नहीं लिया था पर इशारा उस्मान हादी की हत्या की तरफ था और उसमें ये इन्होंने कहा था कि एक चर्चित हत्याकांड के अभियुक्त बंगाल से पकड़े गए थे और गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन करके कहा था कि आप अपनी पुलिस को कहिए कि वो इसको एक्सेप्ट ना करे कि यहाँ से उस चर्चित हत्याकांड के अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह की चीजें अगर हुई भी होंगी तो आप क्या शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बनती हैं और संविधान के प्रति, गोपनीयता के प्रति, राष्ट्रीय हित के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसका भी आपने उल्लंघन किया और जो राजनीति के कुछ तय मानदंड होते हैं उनका भी उल्लंघन किया। तो इस मामले में हो गई है एफआईआर ममता बनर्जी के ऊपर और उधर इनके भतीजे, इनके प्रिय भतीजे, वो भी ईडी की गिरफ्त में आ गए हैं। उनको 15 जून के लिए सम्मन जारी कर दिया गया है शिक्षक भर्ती घोटाले में। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सर नमस्कार। दरअसल ममता बनर्जी ने ये एक थ्रेट देने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी एक थ्रेट दे रही थी। ममता बनर्जी कानूनी तौर पर या मुझे लगता है कि जैसे अमेरिका में एक तरीका है कि वहां के राष्ट्रपति का बाकायदा चेकअप होता है, उसका हेल्थ चेकअप होता है, उसका मेंटली चेकअप होता है, सब चीजें होती है कि वो सरकार चलाने के योग्य है या नहीं। जैसे अभी ट्रंप का हुआ, सबका अक्सर होता है। उसी तरह का मुझे लगता है कि इस देश में भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का कोई शब्द, मैं आज तक एक बात पर सर बड़ा वो होता था, बड़ा गर्व महसूस करता था और मैं बोलता भी था कि इस देश में बहुत सारे मैंने पॉलिटिशियन देखे जो करप्ट थे, जो कुछ भी बोलते थे, हम लोगों के साथ खूब हम लोगों ने, आपने देखा है, बात किया। लेकिन मैं इस बात के लिए एक बड़ा वो रहता था कि इनमें से किसी ने भी, मतलब यहां तक कि भाई कौन कौन आया, मैं नाम लूंगा तो लोग कहेंगे उसको टारगेट कर रहा, कोई भी आप गिन लीजिए, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स से आया हो, चाहे जातीय आधारित हो, चाहे वो नेशनल पार्टी से आया हो, आपका कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, कितना ही, आज तक आप ये कभी नहीं बता पाए होंगे उसने, उस आदमी ने जिसने, जो खूब गाली दे रहा होगा प्रधानमंत्री सबको, राष्ट्र सबको, लेकिन किसी ने, मुझे आज तक ये बात की खुशी है कि किसी भी नेता ने आज तक कोई भी ना तो रक्षा की फाइल पर कभी मुंह खोला है, कभी भी। एकमात्र केस याद है जो कांग्रेस का, वो जो राज्य मंत्री था जो वहां से चुना गया था उत्तराखंड से, जिसने रक्षा राज्य मंत्री था, जिसने एक बार हमारी बहुत साल पहले हमारी मिसाइल सूर्य के बारे में बोला था कि हम 5000 किलोमीटर, उसको तुरंत हटा दिया गया था। इसके अलावा आज तक ना तो हमने कभी ये सुना कि हमारे रक्षा प्रोजेक्ट क्या है ना, ना हमने कभी ये सुना कि राष्ट्र के रहस्य क्या, मतलब वो तो उसने तो फाइल देखी होगी, जो हमारे साथ रोज बैठ के गाली दे रहा था, किसी का भी नाम ले लीजिए, जिसको हम लोग मूर्ख कहते रहे, कुछ भी मानते रहोगे, कभी भी ये फाइल बाहर नहीं आई। कोई जानकारी आज तक बाहर नहीं ला पाए हम लोग राजनेताओं से। अगर कभी भी इस तरह का ब्रेक हुआ तो ब्यूरोक्रेसी से या जासूसों ने दिया है, कभी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा, ममता बनर्जी ने कल परसों उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। जब वो बोल रही थी तभी मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं तो लाइव सुन रहा था, कि ये बोल क्या रही है, क्योंकि एक देश के गृह मंत्री और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसे सैकड़ों टास्क होते हैं, बात होती है जो हमेशा के लिए वहीं बंद हो जानी होती है। जो बॉर्डर स्टेट है उनके मुख्यमंत्रियों से देश की सरकार क्या क्या बात करती है, लेकिन ये महिला तो उन सब को पार कर चुकी।
ये ग्रेटर बांग्लादेश जो बनाने का आइडिया है उसमें इसकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगी। मैं कभी भी किसी महिला या पुरुष पॉलिटिशियंस के खिलाफ इतना व्यक्तिगत नहीं होता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये महिला उसमें शामिल है, क्योंकि तुमने ये तो बता दिया क्या उन्होंने मना किया, और वही तुमने बता भी दिया जो उसने मना किया, वो तुमने बता दिया। देश के गृह मंत्री ने कहा वो किसी पार्टी का मतलब नहीं था, वो राष्ट्र की उस पर थी। और आपने देखा होगा उसके तुरंत बाद कल क्या हुआ, वो पटवारी जो नाइमुद्दीन पटवारी या क्या नाम था उस आदमी का, वो बॉर्डर पर आता है बिना पोल पर और मुसलमानों को कहता है कि बाहर निकलो, हमला करो, वो हत्यारी सरकार है और ये सब है, हमारे लोगों की हत्या की। दो देशों के बीच में उसने आग लगा दी। तो वो सीधे तौर पर जो देशों के बीच में एमिनिटी फैलाते हैं उस सारे आरोप में वो आती है महिला। वो दरअसल सत्ता के मोह में इतना पागल हो चुकी है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी सरकार नहीं थी, वो गुंडे और बदमाशों के दम पे एक राज्य में लोकतंत्र का हरण थी। 2016 के बाद ममता बनर्जी कभी अपने लोगों की ताकत की वजह से सत्ता में नहीं आई। वो सिर्फ गुंडई, बदमाशी और इस देश में जो एक लोकतंत्र में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं उनके आधार पर, और चूंकि केंद्र सरकारें फेडरल स्ट्रक्चर को सींचती इतनी मजबूर हो गई हैं कि उनको ये डर लगने लगा कि विपक्ष क्या होगा, वरना तो ये महिला पहले ही राष्ट्रपति शासन के अंदर आने के बाद इस पे चुनाव होना चाहिए था, इसके खिलाफ केस दर्ज। तो ये आज उसकी परिणति हुई है सिलीगुड़ी में, और मुझे लगता है कि कोर्ट में अगर इस पर होगा और सरकार अगर अपने पे आती है तो ये महिला सजा जरूर हासिल करेगी, मुझे ऐसा लगता है। आपकी आवाज, आपका माइक ऑफ। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। मैं दर्शकों को बता देता हूं, बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और आपराधिक धमकी जैसे आरोप शामिल हैं और इनमें धाराएं शामिल हैं। ये दूसरी एफआईआर है ममता बनर्जी पर। कुछ ही दिनों में इससे पहले इन्होंने ईद समारोह के दौरान जो सनातन धर्म को गंदा बताया था उसको लेकर के भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। तो जो आपने लास्ट सेंटेंस बोला है धीरेन जी कि अगर सरकार ने कार्रवाई की तो इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल तो जाना ही होगा सर, आज नहीं तो कल जाएगी, कई सारे केसेस में जाएगी। भाई वो केस कमजोर था, ये केस तो बहुत मजबूत है। वो धर्म का वाले में हो सकता है आप ये कह सकें कि वो क्या कह रही थी, बहुत सारे उनके वकीलों की उनके पास, उन्होंने और कुछ किया या नहीं किया, इस बंगाल राज्य के पैसे को बड़े अच्छे से कुछ लोगों के घरों में भरा है, जिनमें दो लोग बड़े इंटरेस्टिंग है, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। जबरदस्त तरीके से सांसद किसको भेज रही है, मेनका गुरुस्वामी को वकील, किसको भेज रही है, राजीव कुमार पूर्व डीजीपी। मतलब वो जो भेजा जा रहा है जिन लोगों को, उनका कोई लेना देना नहीं है, सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वकीलों को तो लंबे समय से इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल होती है वो पालती रही, इस तरह के चेहरे लाती रही हैं। चाहे वो कपिल सिब्बल को खुद आप देखिए कैसे कैसे, ये हमेशा से, ये दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में लॉयर्स को ये मानते रहे, माफ करना बहुत सारे लोग हमारे साथी होंगे लेकिन मैंने देखा लोकतंत्र, जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी तो उसमें भी बहुत सारे हमारे नेताओं में वो शामिल थे, और इतने सारों के शामिल होने के बावजूद अगर वो इससे बेहतर अगर किसी और को भी मिल जाता वो लोकतंत्र तो भी इससे बेहतर होता जैसा किया गया। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस पूरे मसले में कोई बचाव तो नहीं मिलेगा। ये घटना एक्चुअल में ये घटना जुलाई अगस्त 2024 की है, जब ये इंकलाब मंच का प्रवक्ता वहां मारा गया था, इस उस्मान हादी। और उसके बाद जो है ये वहां के कुछ कट्टरपंथियों ने भी दावे किए थे कि साहब वो भारत भाग गए हैं, और उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई थी, तो बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी, कहां से हुई थी अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा मामला उस समय बना था।
ये जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है धीरेन जी, इस पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी बयान आ गया है। उसका कहना ये है कि हम किसी नेता के बयान पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ज्यादा समझदारी का परिचय दिया है। देखिए वहां दूसरे कारण चल रहे हैं, वहां मजबूरी यह है कि वहां की सरकार अब जमात उसके विपक्ष में है, कभी जमात उसके साथ होती थी। अब वो जमाती जो है, वो जितने भी जमाती हैं ये सारे रजाकार और वो हैं जो लोग जो इस देश को तोड़ने में शामिल थे, जो जानते हैं वहां जमाती वो जीत रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश के बनने का विरोध किया था। वो पाकिस्तान के साथ अपनी लाइनेज पूरी पहले से रखते रहे और इस वक्त भी रख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जमाती वो हैं जो उनको 72 हूरे चाहिए, वो कुछ भी उनके हाथ में वो कत्ल करके मर जाएंगे। उन लोगों के लिए जहन का कोई मतलब होता नहीं, जहन किसी बंद डब्बे में रखा हुआ उनका रखा रहता है। तो वो तमाम लोग वो हैं। तो सरकार जानती है, पहले तो वो उनके साथ मिलके उसने सरकार बनाई थी, पहली तो बात ये है जो उससे पहले थी। इस बार वो विरोधी है, तो उसको मालूम है कि अगर वो जरा सा भी इसको स्वीकार करेगी तो पूरे देश में वहां जिस तरह से जिहाद का नेटवर्क तैयार हो गया, पूरी तरह से वो लोग हैं, तो वो वहां मिनेश मचा देंगे। उनको मालूम है कि भारत सरकार का तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। भाई वो कोशिश कर लेंगे तो भी बॉर्डर के पास उनके लिए बीएसएफ ही बहुत है, उनके लिए किसी सेना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके लिए किसी ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उनकी सरकार की ये मजबूरी है कि वो अपने यहाँ के लोगों को कंट्रोल में रखे। आपने देखा होगा बॉर्डर पर वो आके धमकियां भी दे रहे हैं और रोज ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झड़प हो जाएगी। अभी वो भारत अपने आप पे संयम रखे हुए है क्योंकि ये मान रहा है कि वो जानता है कि सरकार की वहां की स्थितियां कैसी होती हैं, क्योंकि एक ऐसी फेल्ड स्टेट के साथ में रहना और राष्ट्रपति वहां जो शासन लग रहे थे उसके मुकाबले, यूनुस के मुकाबले इस सरकार से बात करना तो आसान है। तो इसीलिए भारत सरकार भी अभी उसको वेटेज दे रही, तो उसी वेटेज का इस्तेमाल उन्होंने किया है ताकि जमाती उस स्थिति को हाथ से बाहर न निकाल दें। तो इसीलिए उन्होंने इस लाइन को लिया है। बिल्कुल सही बात है। और अभिषेक बनर्जी के बारे में जानकारी मिल रही है कि इनको 15 जून को ईडी ने बुलाया है शिक्षक भर्ती घोटाले में। ये तो एक मामला हुआ धीरेन जी, ये तो कई मामले इन पर दर्ज हो चुके हैं। और मुझे तो हैरानगी है कि अभी तक ये आदमी बाहर कैसे घूम रहा है। देखिए वो कोर्ट और वो सब चीजें अभी भी ये सब काम कर रहा है, क्योंकि वो ये मान के चल रही है कोर्ट अदालतें की एक राजनीतिक पार्टी है। ये एक माफिया के पास राज्य था, ये सब माफिया है बेसिकली। और वो कोर्ट के अंदर चूंकि जो कानून की धाराएं उनका फायदा ले रहे हैं। अभी तो इसको 15 जून तक उसमें भी जाना है, 8 जून को उसमें पेश होना है सीआईडी वाले में, फर्जी सिग्नेचर वाले में, जिसमें ये कोर्ट से लेके आया कि मेरे खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। उस पे कल सुनवाई है, कोर्ट से जिसमें एमनेस्टी मांगी। अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश भी की थी। जी वही। उसके बाद उससे पहले याद होगा साइबर थाने में इसके जो बयान थे, जो गृह मंत्री जो विधाननगर में हुआ, उसमें ये कोर्ट में गया था जब इसमें नोटिस था। इससे पहले ये कोल स्कैम में, ये भर्ती घोटाला है ही, टीचर्स भर्ती घोटाला, ऐसे बहुत सारे केसेस में। तो इसको अब ये रोज भागेगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन ये थक जाएगा, फिर उस दिन इसको आराम से एजेंसी कहेगी धन्यवाद, चलिए अब हो गया, जिसको आपको जितना दौड़ना था, भागना था, कूदना था। क्योंकि कल आप सोचिए ये निकल के आया, तो जब अपनी उससे मिलने आया बुआ से, तब तो नहीं इसको लग रहा था, ना तो बीमार लग रहा था, ना कुछ कमजोर। वो तो डरा हुआ तो लग ही रहा है, वो तो सब जगह डरा हुआ, लेकिन वो तो आराम से चलता हुआ गया ना। वो जो उसकी बुआ की दी गई उसको हमेशा के लिए एक व्हील चेयर है, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया, जो उसकी बुआ करती थी, फिर इसने किया। अब वो उसको छोड़ के आ गया, ऐसे ही चला गया। तो उसको अल्टीमेटली जाना ही है, अंदर ही जाएगा वो, बार बार इधर से उधर भागेगा, लेकिन वो बहुत लंबा अंदर जाएगा। अभी तो बहुत सारे लोग अपनी सारी कहानियों का जिम्मेदार इसको बनाएंगे, इस पर बहुत सारे मुकदमे चलने हैं सर। इसके घर में जो अवैध निर्माण हो रखा है उसको गिराने के नोटिस के खिलाफ ये हाई कोर्ट गया था जी और हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया है। उसने कहा है कि केएमसी जो है, कलकत्ता नगर निगम जो है, वो
इसकी पैमाइश करे पूरे मामले की और फिर से नोटिस जारी करे। ये कंपनी जिसके नाम ये बताया गया है, ये लिफ्ट्स एंड बाउंड्स है, इनकी कंपनी है जो 2-3 लोगों ने मिलकर के बना रखी है, जिस पर पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 24 प्रॉपर्टी अचानक इस कंपनी के खाते में कैसे चढ़ गई, ये कहां से और कैसे खरीदी गई। तो ये भी मामला मुझे लगता है कि मुश्किलें खड़ी करने वाला है। हाई कोर्ट से एज सच इनको कोई राहत तो नहीं मिली है। देखिए, ये शुरुआत में पॉलिटिकल पार्टी का एक ये एक्शन होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी थी। मैंने कहा हाई कोर्ट ने उसी उसमें रहा, और चूंकि सरकार उस समय जब ये सुविधाएं हासिल कर रहे थे, उस वक्त जो अटॉर्नी थे जो वहां बहस कर रहे थे वो इनके वकील नहीं थे, जो नई सरकार थी, वो टीएमसी के ही लोग थे। तो वो सिस्टम टीएमसी का था। उन्होंने बहस ही इस तरह से की थी कि इनको कोर्सिव एक्शन से बचा लो, इनको अरेस्ट से बचा लो, इनको तमाम चीजों से बचा लो। लेकिन अब दूसरे आ गए, अब तो इस सरकार ने नियुक्त कर दिया। तो ये चेंज ऑफ गार्ड जब होता है तो फिर उसमें नए किस्म से तय। तो अभी तो इसको जो है ये सारे लिप एंड गार्ड जो 24 प्रॉपर्टीज के नाम से हैं, लिप्स एंड बाउंड की जिनका नाम लिया था, वो सब के सब पर नोटिस आने, और इसने एक भी गलत नहीं बताया। वहां के बंगाल के पत्रकारों ने इसकी तरफ से वफादारी दिखाने के लिए बहुत सारे गलत बताने की कोशिश की, लेकिन इसने खुद कहा कि मैं जवाब दूंगा, मुझे तो पता नहीं। तो इसीलिए ये जो सारी नोटिस गए, इन सारे नोटिस इसको करने होंगे। कोर्ट ने उसको कुछ दिन तक इसको कहा है, फिर उसके बाद उनसे नोटिस मांगा है, फिर 4 हफ्ते का समय देने के लिए कहा है। तो ये कोर्ट में लगेगा, लेकिन ये सब टूटेंगे, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है, कोई प्लान दिया नहीं है। क्योंकि ये तो ये मान रहा था ना कि हमेशा के लिए आ गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि 2026 के चुनाव के बाद ये इस तरह से उसमें जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बना के सारे हिंदुओं को जला देगा, साउथ 24 परगना से, जिस तरह से ने वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की बात की, इसने इलेक्ट्रिक कब्रिस्तान की बात नहीं की फलता में। तो ये फलता डायमंड हार्बर में आता है। तो इसको मालूम था कि मैं जहां से सबसे ज्यादा वोटों से जीता, वहां हिंदुओं को अगर जला के राख कर दो, उनके अंदर इतना डर बैठा दो उनकी बात, तो वो कभी वोट ही नहीं देंगे। तो हमेशा यही बना रहेगा। इसका विश्वास का आधार जनता थोड़ी थी, इसके विश्वास का आधार इसका माफिया तंत्र, इसका सिस्टम, इसकी गालियां थी। और जैसे ही सिस्टम गिरा तो आप देखो कैसे एकदम मेमने की तरह रेखने लगा, बगल बच्चा हो गया बुआ का, बराबर में बैठने लगा, एकदम बिल्कुल जैसे पता नहीं दुनिया के किसी में सन्यासियों की तरह दिखने लगा, अचानक हो गया। जिस बिल्डिंग के सामने से लोग गुजरते नहीं थे, जिस बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंगों वालों को पास दे दिए गए थे कि साहब ये जब निकलेंगे तब आपको टाइमिंग बंद होगा, ये सब होंगे, जिसके सामने से बसों का जाना बंद कर दिया गया था, सब चीजें इसने कर दी थी। वहां आराम से लोग जो है आराम घूम रहे हैं। अब इसको एक वो खाना देने वाला पहुंच जाता है, कोई जोमेटो वाले तक डिलीवरी दे रहे उस बिल्डिंग पे। तो इससे इसका ये पता चलता है कि इसका कहानी सिर्फ वैसी थी जो कहते थे कि जो एक आदमी कहता था ना कि वो सर ये कर दो, उसने गुरुजी बहुत कमजोर सा आदमी था, वो बेचारा गया कह रहा मुझे सब धमकाते हैं। तो उसने कहा कि भाई जो भी कह दिया कर कि अरे नहीं तो वरना मैं बस वरना कहले मान जा वरना। तो बहुत दिन हो गए वो ऐसे ही जो भी मिलता था उसको कहता था, वो कुछ भी कहता कहले देख ले यार वरना। तो एक दिन एक आदमी ने कहा कि वरना क्या जरा बता, तो कहने वरना तो मैं मान ही लूंगा तेरी बात। तो उसी तरह से इसके वरना से डरी हुई थी सारी, इसका वरना था। जैसे ही वो सरकार गई, वरना क्या हुआ, मैं लाइन से चला जाऊंगा, वहां से सब जगह से सब हट जाएंगे, मैं कानून का पालन करने लगूंगा, अचानक मुझे देश के न्यायालय दिखने लगेंगे, अचानक मैं स्पीकर को भी शिकायत भेजूंगा। आपने देखा होगा जो आदमी देश के गृह मंत्री और यूनियन गवर्नमेंट को धमकी दे रहा हो, अचानक उसको लोकसभा का स्पीकर बड़ा दिखने लगा, क्योंकि वरना गायब। पर अब तो जो ये संसदीय दल के नेता हैं लोकसभा में, इनका वो नेता पद भी जाने की नौबत आ गई है। सुनते हैं 29 में से 22 सांसद बगावत के मूड में हैं। विधायकों की तरह वो भी अलग गुट बनाने के मूड में आ गए हैं। दरअसल बीजेपी को इस पूरी लड़ाई में क्या इंटरेस्ट है? बीजेपी को इस पार्टी की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। बीजेपी की दिल्ली में इंटरेस्ट है।
क्योंकि उनको कलकत्ता में एक वोट नहीं चाहिए, एक विधायक का कुछ नहीं चाहिए उनकी तरफ से, ये कहीं जाए, ये कांग्रेस हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। वो पार्टी टूट के गाली दे, ममता बनर्जी इनको दे, ये ममता बनर्जी को दे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इनके पास 28 सांसद है, इनके पास 13 राज्यसभा सांसद है। ये संसद में विपक्ष में तीसरी नंबर की पार्टी बैठती है। अगर हम लोग देखें, पहले पर कांग्रेस हो गई, दूसरे पर समाजवादी पार्टी होगी, तीसरे पर ये बैठते हैं। तो ये जो पार्टी है, अगर इसके विधायक, इसके सांसद एक अलग ग्रुप बनाते हैं और वो इस सरकार के साथ बातचीत करते हैं, तो वो इस सरकार के लिए बेनिफिट है। वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशंस, इन सब पर जो सरकार को 2/3 चाहिए था, याद होगा जिस तरह से सरकार ने अप्रैल में लाने की कोशिश की और उसके बाद वो नहीं हार पाई, 298 पे ही रह गई। तो उसको अगर ये डीएमके के और ये मिल जाए, इसीलिए सरकार डीएमके से भी बात कर रही है। अगर ये पूरा वर्टिकल डिवीजन होता है और इनको 22 से 23, 24 जो भी मिल जाए, तो वो इनको बाकी सब से इनकी दूरी कम करता है। जो इनको 48 या कुछ चाहिए होते हैं, उन सब से ये दूरी कम करता है। तो इसीलिए उस वर्टिकल डिवीजन से सरकार को फायदा है और इसीलिए ये चल रहा है। चूंकि वहां तो ऋतुव्रता ने कर दिया, यहां इनको लोकसभा में किस आदमी को देना होगा वो देखने की बात चल रही है। वो अभी मुझे लगता है पूरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो क्लियर हो जाता तो वो भी डिवीजन हो जाता। शायद कोई लीडर मिल जाए तो फिर ये मुहिम आगे बढ़े। अभी कोई इनमें से लीडर अलग से नहीं निकल रहा है, शायद ये एक संकट है। तो ये जो संकट एक्चुअल में अब आ गया है कि आपका विधायक दल टूट गया है। 59-60 जितने भी एमएलए हैं वो अलग गुट के रूप में, उसको मान्यता भी मिल गई है, नेता प्रतिपक्ष भी ऋतुव्रत बनर्जी बन गए हैं, संसदीय दल भी टूट गया। तो आप क्या समझ रहे हैं और क्या देख रहे हैं सीन? कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक ममता बनर्जी की राजनीति खत्म है, फिनिश है, या जो वो हुंकार भर रही थी पिछले दिनों कि मैं अब तो आजाद परिंदा हूं, मैं पूरे भारत में घूमूंगा और सारे इंडी अलायंस को इकट्ठा करूंगा, फिर से विपक्ष के दलों में ताकत फूकूंगा, तो ये क्या ममता बनर्जी की किसी को दरकार है या ममता बनर्जी को अब सबकी दरकार है और बयानबाजी से आगे बढ़कर के कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है? एक पिंजरे में एक पक्षी को ले जाके सर आप पूरा देश घुमा लीजिए, वो आपके साथ ट्रेन में जाए, आपके साथ कार में जाए, आपके साथ कहीं जाए, तो क्या आप वो पक्षी ये दावा कर सकता है उसने पूरा देश घूम लिया, उड़ के घूमा है? उसी तरह से ममता बनर्जी को अगर जाना होगा तो वो किसी एक इंडी गठबंधन की एक उसके साथ जो उनको घुमाना चाहता है, जो उनको अपने मंच पे ले जाना चाहता है, जो उस पर करना चाहता है, वरना ममता बनर्जी ने तो सबकी बेइज्जती की हुई है। ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस को इतने सालों बाद बेचारी को एक सीट मिली थी, सागर दीघी की, पिछली बार बारन बिस्वास जीता था, उसको ही तोड़ लिया था, फिर जीरो कर दिया था। चुनाव में राहुल गांधी को याद होगा वो नहीं दी गई थी, मैदान की अप्रूवल नहीं दी गई थी, उसको सभा करने के लिए मैदान नहीं दिए गए थे। और अब चूंकि ममता बनर्जी के पास बेस क्या है, ममता बनर्जी कौन उत्तर प्रदेश की नेता है क्या? या ममता बनर्जी को कोई वहां जो है, उन्होंने तो जिस तरह से इस देश में बंगाली बनाम गैर बंगाली का जो नफरत का जहर घोला था, वो एक आइडिया उनका था कि बांग्लादेशी मुसलमान हमारा जो आतंकी घुसपैठिया हमारा भाई है, जो बाकी बाहर के लोग गैर बंगाली हैं वो हिंदुस्तानी है तो भी वो हमारे दुश्मन है। ये आइडिया तो उसने गार्गा चटर्जी के साथ मिलकर फैलाया ना खूब, तो उसको कौन स्वीकार करेगा? मेरी जिंदगी में मैं उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य मानता हूं जहां किसी किस्म का कोई रीजनल वो नहीं है, कोई भी। हमने पूरा देश घूमा, सब जगह देख लिया, ये मेरा अनुभव कहता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी देश के राजनेता के लिए, देश का कोई भी हो, चाहे यूपी वालों को मारता रहा, पीटता रहा, वो कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक नेता के खिलाफ विरोध उठता हुआ दिखा, वो था, याद कीजिए, जब ये ममता बनर्जी वहां काशी की बात कर रही, लोगों ने कहा काले झंडे दिखाए। इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस महिला ने अपने लिए देश में इतनी नफरत बटोर ली है
इतनी नफरत बढ़ रही। बात देखिए, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए तो कोई भी कुछ भी आएगा वो ताली बजाएगा, जो बीजेपी को हराएगा उसके लिए उससे कोई लेना देना नहीं, तो ये मंच पे बैठ जाएगी। लेकिन इसके अलावा ममता बनर्जी को कोई एक ताली बजाने वाला नहीं मिलेगा। वो जिन मंचों पे जाके बैठेगी उस पर भी उसको गालियां मिलेंगी, बाकी को चाहे लोग छोड़ दें। इसीलिए उसके आजाद पंछी होके घूमूंगा, उड़ूंगा, गाऊंगा, ये सबसे कोई लेना देना है नहीं। वो वहां अपने लोगों को बताना चाह रही है कि मेरी रिलीवेंस अभी भी है, मुझे बाहर भी मानते हैं लोग, जब उसको आपको घर में ही नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ तो कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो ये क्या है, इसके पास दाने तो है नहीं। बिल्कुल। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपने सारगर्भित चर्चा की है, दर्शकों को जानकारी दी है। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर लें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धीरेन्द्र जी के चैनल का नाम आप जानते ही हैं, धीरेन्द्र पंडित न्यूज पॉइंट। उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।